हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि किससे रिलेटेड है, बैंक का। इससे पहले हम मनी की सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं जिसकी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है। आज से हम एक नया टॉपिक, एक सीरीज ऑफ टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है उसको कवर किया जाएगा, पूरी की पूरी बैंकिंग को। आज इस फर्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक होता क्या है और उसकी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री जो इंडिया में रही है। तो टू स्टार्ट, अगर हम बैंक का देखें मीनिंग क्या होता है, तो हमें कमर्शियल बैंक के मीनिंग को समझना होगा, जो कि आइडियली बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक होता है वो बैंक होता है जो क्या करता है, जो दो फंक्शंस, मोटे मोटे दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक, सबसे पहला, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन्स को एडवांस करना। किसी भी बैंक का एक बेसिक फंक्शन ये होता है। यानी कि पब्लिक है जो, उसके पास कुछ सरप्लस फंड है। सरप्लस फंड का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसकी इनकम है उसमें से जो भी उसके एक्सपेंडिचर हुए, इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए गए तो उसका जो बचा हुआ पैसा है वो सरप्लस है। अब वो चाहे तो उसे अपने पास कैश में रख सकता है, पर उसका फायदा क्या है, उसे उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो रखे रखे डबल तो हो नहीं जाएंगे। तो बैंकिंग सिस्टम इसीलिए शुरू हुआ कि सरप्लस फंड को क्यों ना बैंक को दे दिया जाए। बैंक क्या करेगा, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो आपको इसके ऊपर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके 10,000 रुपए 11,000 बन जाएंगे। तो यानी कि आपके पैसे जो हैं, जो घर में फालतू पड़े थे, जो आज 10 होते, एक महीने बाद भी 10,000 ही रहते, वो बैंक में जाके 11,000 बन गए। यानी कि आपको बेनिफिट हुआ। तो इसलिए अब ये जो हमने पैसा डिपॉजिट किया, ये 10,000 का, ये क्या होता है, डिपॉजिट होता है। पर बैंक हमारे लिए ये डिपॉजिट है, बट बैंक के लिए क्या है, ये बोरोविंग है। यानी कि जो हम पैसा बैंक को दे रहे हैं वो बैंक का पैसा तो नहीं है ना, वो हमारा पैसा है। तो यानी कि वो बैंक के लिए एक उधार का पैसा हुआ, जो कि हम अपना पैसा उसे दे रहे हैं, तो वो बैंक के लिए उधार है, जो जब हम मांगे वो उसे वापस करना होगा। तो इसीलिए इस डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है उसे बोरोविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये बोरोविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि बैंक जो लोन, बैंक के पास जो पैसा आया है वो उसके लिए एक लोन की तरह है, और वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। सेकंड काम अब वो क्या करता है, अब वो इतने सारे फंड का क्या करेगा, जो उसने रिसीव किए हैं, यानी कि जो उसने डिपॉजिट रिसीव किए हैं वो उसका क्या करेगा। उसके ऊपर तो इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना है, कहाँ से पे करेगा। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि इस मनी को आगे फर्दर लोन के तौर पे दे देते हैं पब्लिक को। कौन से लोगों को, जिनको नीड है सरप्लस फंड की, जिनके पास फंड्स की कमी है, वो क्या करेंगे, वो बैंक जाएंगे और वहां से लोन अप्लाई करेंगे। और वो लोन का पैसा कहाँ से आ रहा है बैंक के पास, इन्हीं डिपॉजिट से, जो उस पब्लिक ने डिपॉजिट किया है जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है। तो अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी कि ये जो रेट ऑफ, अब इसके ऊपर भी तो जो बैंक है वो कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करेगा, तभी तो वो आगे पे कर पाएगा अपने डिपॉजिटर्स को पैसा। तो यानी कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि जिसमें हम आगे पैसा लोन में दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है थोड़ा हाई होता है। यानी कि जो हमारा ये डिपॉजिट्स वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसको अगर हम आर से डिनोट करें तो ये लो है। और जो जो हम लोन दे रहे हैं जब, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हाई है। ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा क्या करेगा, अगर उसको कुछ अर्न करना है तो वो देगा कम और रिसीव ज्यादा करेगा। तो अब जो ये हमारा लोन के ऊपर जो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ये उसकी इनकम है। और डिपॉजिट्स के ऊपर जो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो अब जब हम इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा बचा हुआ प्रॉफिट। यही प्रॉफिट बैंक का होता है, और इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड। इसका जो टेक्निकल नेम है वो क्या है, स्प्रेड। यानी कि जब लेंडिंग रेट में से बोरोइंग रेट को माइनस कर देते हैं, जो सरप्लस पैसा है वो कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है, यही उसकी मेन इनकम है जो वो अर्न करता है। अब वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसका पर्पस कुछ ना कुछ अर्न करना तो होगा ही ना। तो ये एक बैंक का मतलब होता है कि एक बैंक करता क्या है, जो बैंक करता है वही उसका मीनिंग है। अब अगर इसकी हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें, तो जब हम देखें इंडिपेंडेंस के टाइम पे अराउंड 600 बैंक थे अप्रोक्सीमेटली, बट उनमें से बहुत कम सरवाइव किए, क्योंकि वो जो थे वो जिस नीड को केटर करते थे उसके बाद में उनकी जरूरत नहीं पड़ी। वो बड़े बड़े ब्रिटिशर्स हो गए, उनके फंड्स को रखते थे, बड़े लैंडलॉर्ड्स। बाद में जो गवर्नमेंट आई
तो उनकी प्रायोरिटीज बदल गई और इसकी हमें जरूरत अब नहीं पड़ी। तो बहुत कम बैंक है जो सरवाइव कर पाए। जो इंडिया का पहला बैंक बोला जाता है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में स्टैब्लिश हुआ। अब इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या आता है कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंसी थी अलग अलग, उनमें बहुत बड़े 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्टैब्लिश हुए, यानी कि 3 डिफरेंट प्रेसिडेंसी थी अलग अलग। ठीक है, एक प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता की, एक थी बॉम्बे की और एक थी मद्रास की। ये बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम में। इन तीनों ने अपना अपना एक बैंक स्टैब्लिश किया। कब किया? अलग अलग टाइम पे हुआ। कलकत्ता का हुआ 1806 में, बॉम्बे में 1840 में एंड मद्रास में 1843 में। ये बहुत बड़े बैंक थे जो वहां पे काम करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ? 1921 में इन तीनों बैंक्स को एमलगमेट कर दिया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया। ये 3 अलग अलग बैंक थे, इनको मर्ज करके एक सिंगल बैंक बना दिया गया। उसका क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये नाम कब तक चला उसका? 1955 तक, यानी कि इंडिपेंडेंस के 10 साल आप आराम से लगा लो, उसके बाद तक चला। फिर हमारे पास क्या हुआ? उसके बाद क्या किया गया? इसको रीनेम किया गया, क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि जो आज हम देखते हैं एसबीआई, ये क्या है? ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, जो उससे पहले क्या था? 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक थे। तो ये एसबीआई की हिस्ट्री है। और एसबीआई जो है, यानी कि कह सकते हो बहुत ज्यादा पुराना बैंक है एज कम्पेयर टू जो आज के जितने भी बैंक काम करते हैं उनमें से। फिर फर्दर अगर हम देखें थोड़ा आरबीआई के बारे में, वैसे आरबीआई का हम एक डिटेल टॉपिक अलग से देखेंगे, पर इधर एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं आरबीआई की कि 1922 में क्या होता है। ब्रिटिश सरकार जो है वो ये सोचती है कि हमें इंडियन करेंसी और इंडियन फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, इसके रिगार्डिंग कुछ आइडिया चाहिए। तो ब्रिटिशर्स का बहुत बढ़िया काम होता था कि वो हर चीज के रिगार्डिंग कमीशन एंड कमिटीज बनाया करते थे, जो कि आज तक इंडिया में ये चीज फॉलो होती है। तो उन्होंने इस काम के रिगार्डिंग कौन सा कमीशन बनाया? रॉयल कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे? हिल्टन यंग। और इसको इसीलिए हम हिल्टन यंग कमीशन या सिंपल यंग कमीशन भी बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि आरबीआई किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था। अब इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी कि हमें क्या करना चाहिए? एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए इंडिया का, और इसका क्या नाम होगा? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ब्रिटिश सरकार को ये प्रपोजल अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है हम आरबीआई बनाएंगे, यानी कि ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आरबीआई एक्ट पास होता है 1934 में, जो एक्चुअल में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। यही आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट डेट है। और अब हमारे पास क्या हुआ? आरबीआई एग्जिस्ट हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम, एक सेंट्रल बैंक मिला हमें। उसके बाद आरबीआई का जो इनिशियल हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में बनाया गया था। 1935 से 37 तक वहां पे रहा। उसके बाद उसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और ये आज तक मुंबई में ही है। आरबीआई अगर हम देखा जाए तो 1947 तक बर्मा का भी सेंट्रल बैंक था और 1948 तक पाकिस्तान का भी था। उसके बाद अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही है, ये हमें पता है। अब अगर हम देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस बैंक जो थे ना पहले, वो पूरी तरीके से कमर्शियल थे, उनको वेलफेयर से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई। गवर्नमेंट का फोकस था कि नहीं, हमें वेलफेयर करना है जनता का। हम बहुत ज्यादा सोशलिस्ट सोच के साथ काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक को अपने अंडर में लेना पड़ेगा, जो बैंक एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए उनको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि उसमें गवर्नमेंट के स्टेक को बढ़ाया गया। जो एक बैंक प्राइवेट हुआ करता था उसको हमने सरकारी बैंक बना दिया। तो ये 2 फेजेस में हुआ। पहला फेज जो था वो 1969 से 14 तक चला, जिसमें बहुत सारे बैंक्स, कह सकते हो नहीं, सॉरी 1969 में हुआ, जिसमें 14 बैंक जो थे उनको नेशनलाइज किया गया। ये उनकी लिस्ट है। मेजर मेजर इसको याद करने का कोई मतलब नहीं, बस पता होना चाहिए कौन कौन से बैंक्स हैं। फिर आता है सेकंड फेज, हमने क्या किया 1960 में, और 6 बैंक जो है इनको नेशनलाइज किया गया, यानी कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स बना दिया गया। क्यों? ताकि ये जो बैंक्स हैं ये क्या करें? ये जो वर्नरेबल सेक्शन है उनको लोन दे। जो पुअर पीपल हैं, जो फार्मर हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज है, उनको कहाँ से लोन मिलेगा? ये बड़े बड़े बैंक थोड़ी देंगे उन्हें, प्राइवेट बैंक। इसलिए इन बैंक्स को गवर्नमेंट बनाया गया ताकि उनको इजी लोन मिले और वो आगे अपना डेवलपमेंट कर सके। फिर कुछ चेंजेस 1991 में आते हैं, हमें पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे उस टाइम पे। तो और सारे बैंक्स को अमेलगमेट किया गया, यानी कि मर्ज कर दिया गया। जो हमें लग रहे थे कि
ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उनको आपस में मर्ज करके एक बड़ी एंटिटी बना दिया गया। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फिर से आने शुरू हुए, काफी इमर्ज हुए, नए बैंक्स क्रिएट हुए और वो आज तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम ले लें HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये काफी डोमिनेट होने शुरू हुए आफ्टर 1991। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री थी हमारे बैंकिंग सिस्टम की इंडिया में, और बैंक का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में हमने बैंक का मीनिंग देखा और एक उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री कि इंडिया में कैसे बैंक जो है वो स्टेब्लिश हुए। सो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।